हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आईएएस एकेडमी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है टेंस के टाइप्स और उसके इंट्रोडक्शन, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 12 प्रकार के टेंस उसमें बताए गए। उसमें से पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं और निश्चित रूप से वीडियो में अंत तक आप बने रहिए ताकि सबसे सरल और सबसे सहज भाव से, आसान भाषाओं में, आसान तरीके से टेंस बताया जा रहा है। और हमें ये आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इससे कहीं अच्छा या अच्छे तरीके से या कम मेहनत में कहीं नहीं पाएंगे जो भी कंटेंट, जो भी चीज़ें यहाँ आपको बताई जा रही हैं। इसलिए बड़े आराम से, धैर्यपूर्वक, निश्चित रूप से आप लगिए साथ में और आप देखिए। तो 12 प्रकार में सबसे जो पहला प्रकार है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसा कि हमने देखा कि 12 प्रकार में सबसे पहला प्रकार किसका आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी तो पिछली वीडियो हमने आपको बताया ही है, और लगभग 12 टेंस में सारी उसके प्रकार, हिंदी या हिंदी मीन जो भी है वो सब आपको बताया गया। तो जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए और उसमें जो भी हिंदी वाक्य आए उनका अंग्रेजी वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या होगा कि हम इसका इंट्रोडक्शन जान पाएँ। तो इसके बाद सबसे पहली हेडिंग बनेगी इंट्रोडक्शन। अब ये रहा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम हिंदी में कह सकते हैं पहचान। इंट्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहा जाएगा? पहचान। कि हम कैसे पहचान पाएंगे। पहचान पाना ही बहादुरी का काम है। यद्यपि हम शुरुआत में नहीं पहचान पाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें हेल्पिंग वर्ब का सही चुनाव नहीं हो पाएगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और सेकंड थिंग ये होगा रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होंगे। तो इसलिए पहचान पाना बहुत ज़रूरी है। और पहचानने के लिए सबसे पहले आप जानेंगे कि जब हिंदी वाक्य के अंत में, जब हिंदी वाक्य के अंत में, तो जैसा कि आपने देखा ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आदि। तो आदि, अब समझिए कि जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोडक्शन पहचान करना होगा तो पहचान करने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में पहुंचना है। और जब हिंदी वाक्य का अंत आएगा तो अंत में मुझे ध्यान पूर्वक ये देख लेना है कि ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो। अगर ये संपूर्ण में से कोई भी एक शब्द मिल जाता है या दिख जाता है तो निश्चित रूप से हम ये समझेंगे ये हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग कर रहा है। तो एग्जाम्पल में जैसे समझेंगे, अगर यहाँ लिखा जाए कि माला स्कूल जाती है। अब ये आपका पूरा हिंदी सेंटेंस हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि माला स्कूल जाती है, तो बताया क्या गया? हिंदी वाक्य के अंत में पहुंचना है। तो अगर जब अंत में आए तो लास्ट में मुझे ये दिखा ती है। अब हम इस संपूर्ण शब्दों में ये देखेंगे कि कहीं ती है मिलता है कि नहीं। तो देखते हैं ता है, ती है। यहाँ आपको मिला है कि ती है। ती है, इसका मतलब कि इस हिंदी वाक्य के अंत में ती है। जब ती है तो इसका मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस तरीके से आपको पहचान कर लेना है, और पहचान बहुत ही सरल तरीके से है। आप ऐसे पहचानेंगे, आपको शुरुआत से कोई मतलब नहीं इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। बस हमें हिंदी में ये देख लेना है
कि कहीं ती है, ता हूं, ऐसे शब्द आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल अगर देखा जाए, वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। अब जैसे ये आपका एक हिंदी सेंटेंस है जिसमें बताया गया कि वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो लास्ट में हमें अगर देखना होगा तो हम देख रहे हैं कि ते हैं, और ते हैं से ये हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ ते हैं आया हुआ है, और ये जो सेंटेंस है, ये जो हिंदी वाक्य है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से ही बिलोंग कर रहा है। तो इसी प्रकार से आपका ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, ये सारे शब्द आते रहेंगे और आपको ऐसे ही उसकी पहचान करना है। पहचान करने में हमें लगता है कि कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अब इसके बाद हेडिंग बनेगी, जो सेकंड थिंग की जरूरत है वो है हेल्पिंग वर्ब। जिस समय आप पहचान जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जब हम पहचानेंगे कि ये इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन में जब ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो उसके तुरंत बाद आपको जरूरत किसकी होगी, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी। और हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया इसमें जो यूज होता है वो होता है डू ऑब्लिक डज। ये जो सिंबल लगाया गया है, जो चिन्ह बनाया गया है, इसको ऑब्लिक कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं या। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं डू या डज, या तो डू कहेंगे या तो डज। अब जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब दो है, दोनों में से या तो डू का प्रयोग होगा या तो डज का प्रयोग होगा। अब कंडीशन ये आ रही है कि यहाँ डू का प्रयोग करना है या कि डज का प्रयोग करना है, जिसको जान पाना बहुत आसान है, बहुत दिक्कत की बातें नहीं है। जब यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है तो निश्चित रूप से दो ऐसे अलग अलग कंडीशन होंगे, जहाँ एक कंडीशन ऐसा होगा हम डज का प्रयोग करेंगे और एक कंडीशन ऐसी होगी जहाँ हम डू का प्रयोग करेंगे। अब वो कंडीशन समझ लेना है। कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है, जब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, जब कर्ता सिंगुलर नंबर हो, किस नंबर में हो, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर को हिंदी में कहा जाता है एक वचन। एक वचन। जब कर्ता एक वचन हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, चाहे जो कहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर भी कह सकते हैं, और जब कर्ता कहेंगे तो कर्ता को एक वचन कहिए। अगर कर्ता एक वचन है तो हम डज का प्रयोग करते हैं। इसके लिए किसका प्रयोग होता है, इसके लिए प्रयोग होता है डज। यहाँ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज होगा। और सेकेंड नंबर पे जब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता, जब कर्ता प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, और प्लूरल नंबर को हिंदी में कहते हैं बहुवचन। बहुवचन। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, डू। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर नंबर वी कैन अप्लाई हेल्पिंग वर्ब डज, and if subject will be plural number we can apply with plural number subject do। अगर कर्ता एक वचन है तो हम उसके साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता बहुवचन में है, प्लूरल नंबर में है, तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे।
अब इस प्रकार से ये डू और डच का जो मैटर था वो भी सॉल्व हुआ। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई, कोई इस प्रकार की बातें नहीं रह गई हैं कि जो आपको कंफ्यूज कर दे या भ्रम में डाले कि कब हमें डू का प्रयोग करना है और कब हमें डच का प्रयोग करना है। इसके बाद हम ये बताएंगे कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं या कौन से ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर नंबर में आने वाले हैं और कौन सा ऐसा नाउन है जो प्लूरल नंबर में आएगा। ये एक चीज आप ये कंफर्म हो जाइए कि जो सिंगुलर नंबर नाउन है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में जाएगा और जो प्लूरल नंबर नाउन है वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में जाएगा। और जो एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गया है वो फिर दोबारा कभी भी भविष्य में वो प्लूरल नंबर नहीं होगा। जो एक वचन करता है वह सदा सर्वदा सदैव एक वचन में रहेगा और जो बहुवचन करता है वह सदा सदैव कभी भी एक वचन में नहीं जाएगा। एक वचन है तो एक वचन में रहेगा और बहुवचन है तो बहुवचन में रहेगा। कहने का तात्पर्य यह होता है अगर हम एक बार सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को याद किए हैं तो वो हमें 12 टेंस में, पूरे ग्रामर में, पूरे व्याकरण में एक वचन टेंस के रूप में ही मिलेगा, एक वचन सब्जेक्ट के रूप में ही मिलेगा। और यदि वह बहुवचन के नाम से जानते हैं तो वो हमेशा मुझे बहुवचन में ही मिलेगा। कहने का मतलब ये होता है कि ये कभी आपस में एक्सचेंज नहीं होते हैं कि कभी ये सिंगुलर नंबर में आ जाए तो कभी वही कर्ता प्लूरल नंबर में आ जाए या जो प्लूरल नंबर का कर्ता हो वो सिंगुलर नंबर में चला जाए। तो निश्चित रूप से आपको ये देखना है कि एक वचन सब्जेक्ट, अगर एक वचन कर्ता होता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डज लगेगा। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो जाए, कर्ता बहुवचन हो जाए तो उसमें सब्जेक्ट क्या लगेगा? डू। तो बहुवचन के लिए डू और एक वचन के लिए डज। इतनी अगर बातें कंप्लीट हुई हो तो अब आगे चला जाए, ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होता है। हेडिंग यहां आप बनाइए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ऐसे कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कहते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को हिंदी में कह सकते हैं एक वचन कर्ता। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर नाउन, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर नाउन। तो ये जो आपके हैं यही है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में बस इसके अलावा और किसी की एंट्री नहीं हो सकती है, इसके अलावा कोई और ऐसा नाउन, प्रोनाउन या कुछ और नहीं हो सकता है जो कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में हम ऐड कर सकें या वो ऐड हो। सबसे पहले है ही, दूसरा है सी, तीसरा है इट और चौथे नंबर पे आता है सिंगुलर नंबर नाउन। अब सिंगुलर नंबर नाउन क्या है उसको मैं बताने वाला हूं। पहले तो इसको हम हिंदी में बात करें, ही को कहा जाता है हिंदी में वह, और सी को भी कहा जाता है हिंदी में वह, और इट को हम शाब्दिक अर्थ में कहते हैं यह। अब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ भी वह है और यहाँ भी वह है, तो कैसे हम ये जान पाएंगे कि इस वह की अंग्रेजी ही होगी और इस वह की अंग्रेजी सी होगी। तो इसमें सबसे सरल तरीका है, जब वह से किसी पुरुष का बोध हो, जब वह से किसी पुरुष का बोध हो तो वहाँ ही की अंग्रेजी, वहाँ वह का अंग्रेजी ही होगा, और जब वह से किसी स्त्री का बोध हो तो वहाँ वह की अंग्रेजी सी हो जाएगी। जैसे
अगर कहा जाए वह जाता है, तो निश्चित रूप से हम समझ पा रहे हैं ये जो सर्वनाम लगा हुआ है, ये जो प्रोनाउन यूज किया गया है, ये किसी मेल मेंबर के लिए यूज किया गया है। तो निश्चित रूप से वह से किसी मैन, किसी पुरुष का बोध हो रहा है। अगर ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल में हो वह जाती है, तो निश्चित रूप से ये जो वह है इससे पता चल पा रहा है इससे किसका बोध हो रहा है, वोमैन का। तो इससे महिला का बोध हुआ और इससे एक पुरुष का बोध हुआ। तो इस वह को अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो ही लिखेंगे और इस वह को अंग्रेजी में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, सी। तो ये ही और सी आपका क्लियर हो पाया। अगर वह से किसी पुरुष का बोध हुआ तो ही का प्रयोग करेंगे और वह से किसी स्त्री का बोध हुआ तो सी का प्रयोग करेंगे। अब बात आ जाती है इट की। तो इट का जो यूज होता है, इट का यूज कई स्थानों पे होता है। जैसे पहला स्थान उसका ये हो जाता है, इट से हम टाइम का भी जो है बोध कराते हैं। जैसे अगर पूछा जाए इस समय क्या बजा है, तो हम अगर कहें कि इसमें 5 बजे हुए हैं तो कहेंगे इट इज 5 o'clock, तो वहां भी इट का प्रयोग हुआ। और इसके आगे इट का प्रयोग जो है सीजन, मौसम बताने के लिए भी किया जाता है कि इट इज हॉट सीजन, इट इज विंटर सीजन, इट इज रेन सीजन, तो वहां भी इट का प्रयोग हुआ। तो इट का यूज जैसे जैसे उसकी आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे हम करते चले जाते हैं। और इट का जो बेसिकली इसकी मीनिंग होती है वो मीनिंग यह से होता है, जैसे अगर कहा जाए इट इज अ मार्कर, तो यह एक मार्कर है। अब इसका जो हिंदी मीन आ रहा है वो यह आ रहा है। तो इट का यूज हमने 3 जगह पढ़ा। पहली चीज ई का यूज होगा यह के रूप में, और दूसरी जगह इट का प्रयोग होगा टाइम बताने के लिए, और तीसरे स्थान पे इट का जो प्रयोग होना है वह मौसम आदि बताने के लिए किया जाता है। और लगभग जहां कर्ता का अभाव होता है, एब्सेंस ऑफ द सब्जेक्ट, तो इन एब्सेंस ऑफ द सब्जेक्ट में भी हम इट का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता नहीं है तो वहां इट का प्रयोग कर दिया जाएगा। अब इसके बाद नंबर आता है सिंगुलर नंबर नाउन। जैसा कि इसके पहले हमने पढ़ा है सिंगुलर नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं। सिंगुलर नंबर को हिंदी में कहते हैं एक वचन। सिंगुलर का नंबर, सिंगुलर सिंगल से हुआ है, सिंगल के बना क्या, सिंगुलर। तो सिंगल मीन्स अकेला होता है, तो सिंगुलर का मतलब होता है एक, और नंबर का मतलब होता है वचन। आगे है नाउन, नाउन का मतलब हो जाएगा संज्ञा। तो हम इसको हिंदी में कहेंगे एक वचन संज्ञा। सिंगुलर नंबर नाउन की हिंदी जो होती है वो क्या हो जाती है, एक वचन संज्ञा हो जाती है। अब एक वचन संज्ञा क्या है, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि संज्ञा क्या है। संज्ञा जैसे कि आपने पढ़ा ही है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड क्वालिटी एंड स्टेट। तो अब यहाँ आ जाएगा संज्ञा, क्योंकि संज्ञा की हम एक बहुत छोटी परिभाषा आपको बताते हैं। किसी के नाम को, किसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ऐसा आप समझने के लिए कहेंगे कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अगर इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में किसी का नाम बना हुआ है, जैसे ये मार्कर है, इसका मार्कर नाम बना हुआ है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये इसका नाम है, और भी ऐसी चीजें हैं, लाइट है, टेबल है, चेयर है, बाइक है, पेंसिल है, पेन है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे यदि उसका नाम है तो निश्चित रूप से वो नाउन है। तो अगर नाम है तो नाउन है। सबसे सरल तरीका, संज्ञा पहचानने का सबसे सरल तरीका, किसी का नाम ही संज्ञा है। अब यहाँ बात आती है एक वचन संज्ञा की। तो एक वचन संज्ञा का मतलब कि एक नाम, वो नाम की संख्या जो होगी कितना हो जाएगी, एक नाम। एक नाम को हम क्या कहेंगे, एक नाम को कहेंगे एक वचन संज्ञा। अब एक नाम है कैसा, जैसे एक नाम में लिया जाए राम, ये बिल्कुल अकेला नाम है। दूसरा हो जाए सीता, ये बिल्कुल क्या है, अकेला है। फिर जैसे पेन,
ये भी अकेला है। चेयर, ये भी बिल्कुल अकेली ही है। अब ये हो जाए बुक। अब आप समझ पा रहे हैं कि हमने जितने भी नाउन्स लिखे हैं, ये नाउन जो है एक का ही बोध करा रहा है। एक का बोध कराने का सेंस ये हुआ कि जैसे हम राम का नाम ले रहे हैं तो राम से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो हम कहेंगे राम इज सिंगुलर नंबर नाउन। सिंगुलर नंबर नाउन। सीता से भी क्या हो रहा है, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। किसका? सिंगुलर नंबर नाउन। पेन, पेन मीन्स कलम या लेखनी, तो ये भी क्या है, सिंगुलर नंबर नाउन। चेयर है, चेयर मीन्स कुर्सी, ये भी सिंगुलर नंबर नाउन, एक कुर्सी का बोध हो रहा है। तो यहाँ बुक है, बुक से भी क्या हो रहा है, ये सिंगुलर नंबर नाउन का ही बोध हो रहा है। तो कहने का सेंस ये हुआ, अगर एक ऐसा कोई नाम आता है जिससे एक का ही बोध हो, एक व्यक्ति का बोध हो, एक वस्तु का बोध हो, एक स्थान का बोध हो, या कुछ भी अगर एक का बोध हुआ तो वो क्या हो जाएगा, एक वचन संज्ञा। अब हमें लग रहा है कि एक वचन संज्ञा आप बड़े आसानी से और बड़े सरल तरीके से समझ पा रहे होंगे कि कोई नाम है तो संज्ञा है। नाम अगर अकेला है, एक है, या नाम से एक का बोध हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एक वचन संज्ञा। तो अब हमें पढ़ना क्या है कि ही सी इट, ये ही सी इट और एक नाम, ही सी इट और एक नाम, वो नाम व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, ये क्या हो जाएगा, एक वचन कर्ता में आएंगे। तो जो एक वचन कर्ता है, यहां सबसे ऊपर लिखा गया सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में आता कौन कौन है ये सबसे पहले जानने की जरूरत थी। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर नाउन। तो सबसे पहले क्या आएगा, ही का मतलब वह, सी का मतलब वह, इट का यह, और सिंगुलर नंबर नाउन आएगा। तो वह तो आप जान ही जाएंगे, जैसे कहा जाए वह पुस्तक पढ़ता है, वह बाजार जाता है, वह पत्र लिखता है, तो ऐसे में हम समझ जाएंगे कि वह क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। फिर ये वह जिससे स्त्री का बोध हो, वह बगीचे में टहलती है, वह क्रिकेट खेलती है, वह फुटबॉल खेलती है, वह सड़क पर चलती है, वह सुबह मॉर्निंग वॉक करती है। तो ऐसा कुछ क्या है, वह से एक स्त्री का बोध हो रहा है। फिर इट मीन्स यह, जैसे यह एक पुस्तक है, यह एक पेन है, यह एक कुर्सी है, यह एक टेबल है, ऐसा कुछ, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इट में। अब जो लास्ट में आया है सिंगुलर नंबर नाउन, सिंगुलर नंबर नाउन जो होता है वो आपको बहुत सरल तरीके में बताया गया। सिंगुलर नंबर नाउन का मतलब एक नाम, एक नाम अगर है तो सिंगुलर नंबर नाउन हो गया। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जो है अब लगभग आपको समझ में आ चुका है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता क्या है, अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को आप दिमाग में फिट कर चुके हैं तो निश्चित रूप से एकदम इसी से मिलता जुलता आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट भी होगा। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आता है आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर नाउन। आप देख पा रहे हैं कि जो चीजें आप सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में देखे हैं लगभग लगभग वही कुछ मिलता जुलता इसमें भी दिख रहा है। जैसे यहाँ पे आया है आई, अभी तक क्या आता था, ही सी इट।
अब यहाँ आया है आई, तो आई को हम अगर हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं मैं। जब कभी हिंदी में मैं की बात आए, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं, तो जब मैं आता है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। तो आई आपका क्या है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या आ जाता है? यू। यू को हिंदी में कहते हैं तुम। वी है, वी को हिंदी में कहा जाता है हम। और दे है, दे को हिंदी में कहा जाता है वे। अब इसके बाद प्लूरल नंबर नाउन। अभी जैसा कि आपने पढ़ा सिंगुलर नंबर नाउन, और फिर आ गया प्लूरल नंबर नाउन। प्लूरल नंबर नाउन को हम कहते हैं बहुवचन संज्ञा। बहुवचन संज्ञा अभी पढ़ रहे थे एक वचन संज्ञा। एक वचन संज्ञा मतलब जिस संज्ञा से एक का बोध हो एक वचन संज्ञा, और जिस संज्ञा से एक से अधिक का बोध हो वो बहुवचन संज्ञा। तो अभी लिखा गया है एक नाम, अब यहां लिखा क्या जाएगा? एक से अधिक नाम को, एक से अधिक नाम को बहुवचन संज्ञा कहते हैं। देखिए वैसे तो आप नाउन, प्रोनाउन ये कई किताबों में कई जगह पे आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम आपको सबसे सरल तरीके से और सबसे अनोखे तरीके से इसके विषय में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कम मेहनत करके आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएं। तो समझना बहुत जरूरी है। बाकी किताबी ज्ञान, किताबी भाषा तो अपने स्थान पे सही ही है, बट उसको हम पढ़ के अगर नहीं समझ पाए तो अब पढ़ना भी बेकार हो गया। एक से अधिक नाम को, एक से अधिक नाम मतलब ऐसा नाम जो एक से अधिक आए। अब एक से अधिक में दो भी आ सकता है, दो से अधिक भी आ सकता है, तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं। बस मुझे ये देखना है कि एक से अधिक आए, एक से अधिक नाम को बहुवचन संज्ञा कहते हैं। एज लाइक हम देखते हैं यहाँ पे जैसे राम एंड श्याम। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक से अधिक नाम आया है। एक नाम राम का आया है और दूसरा नाम किसका आया है? श्याम का आया है। जैसे अब यहाँ लिखा जाए बुक्स। अब बुक्स क्या है? प्लूरल नंबर में है। बहुत सी किताबें, एक किताब की चर्चा नहीं हो रही, बहुत सी किताबें। तो बहुत सी किताबों का मतलब ये हुआ वो किताब की जो संख्या है वो एक से ज्यादा है। जब किताब की संख्या एक से ज्यादा हो गई तो उसको हम बहुवचन की श्रेणी में मानेंगे। एक होता तो एक वचन हो जाता। जैसे यहाँ पे हो जाए पेन्स। अब ये बहुत सी कलम, तो बहुत सी कलम, बहुत सी लेखनी, तो ऐसे क्या हो जाएगा? ये सब बहुवचन संज्ञा में जा रहा है। यहाँ पे चेयर्स, तो चेयर्स का मतलब क्या हो जाता है? बहुत सी कुर्सियां, तो निश्चित रूप से ये बहुवचन में जा रहा है। तो ऐसी संज्ञा जिससे एक से अधिक का बोध हो, ध्यान से सुनिए और समझिए, ऐसी संज्ञा जिससे एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन संज्ञा कहते हैं। और ऐसी संज्ञा जिससे एक का बोध हो, एक व्यक्ति का बोध हो, एक वस्तु का बोध हो, ऐसा कुछ भी, तो उसको क्या कहेंगे? एक वचन संज्ञा। तो एक वचन संज्ञा और बहुवचन संज्ञा ये दोनों चीज आप जान चुके हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये भी डिफरेंस समझ में आ गया कि ही सी इट, जो जो चीजें जिस जिस संज्ञा को या जिस भी कर्ता को हमने एक वचन में बताया, आप देख सकते हैं वो बहुवचन में कहीं दूर तक नहीं दिख रहा है। और जिसको जिसको हमने बहुवचन में बताया वो कहीं एक वचन में नहीं दिखेंगे। इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं तो हमें पहचानने में किसी प्रकार की समस्या होनी ही नहीं चाहिए, और समस्या है भी नहीं। तो एक बार आप ये देखेंगे कि एक वचन संज्ञा कौन है, एक वचन कर्ता कौन है, और एक बार ये देखना है बहुवचन संज्ञा कौन है और बहुवचन कर्ता कौन है। तो बहुवचन कर्ता में आई आएगा, यू आएगा, वी आएगा और दे आएगा। फिर इसके बाद प्लूरल नंबर नाउन आ जाएंगे। जैसा कि आपको प्लूरल नंबर नाउन बताया गया कि ऐसी संज्ञा
जिससे एक से अधिक का बोध हो, एक से अधिक व्यक्ति का बोध हो सकता है, एक से अधिक वस्तु का बोध हो सकता है, एक से अधिक स्थान का बोध हो सकता है, वो चीजें क्या हो जाएंगी, बहुवचन संज्ञा हो जाएंगी। तो एक वचनकर्ता के साथ हम डच का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। जैसा कि अभी आपने ये देख चुका कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या होता है। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा। तो आज के इस वीडियो में हमने ये बताया कि कब हम डू का यूज करेंगे, कब हम डच का यूज करेंगे। तो डच का यूज बताया गया सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और डू का यूज बताया गया कि ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ होगा। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट ये दोनों अपना अलग अलग हुआ और हम उसका यूज कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे रोका जाएगा और अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे अनुवाद किया जाता है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन। रूल ऑफ ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस का भी पढ़ा जाएगा, रूल ऑफ ट्रांसलेशन निगेटिव सेंटेंस का पढ़ा जाएगा, इंट्रोगेटिव का पढ़ा जाएगा और इंट्रोगेटिव निगेटिव का पढ़ा जाएगा। और बिल्कुल आप इस तरीके से जुड़े रहें ताकि अगला वीडियो और भी अच्छे तरीके से और भी सरल भाषा में बताने वाले हैं। और ये आप जान के चलें कि अगर आप शुरू से लेके अंत तक वीडियो के जितने भी पार्ट बन रहे हैं अगर आप देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो ये टेंस आपको पूरे जीवन भर भूलने वाला नहीं है। एक बार आया तो पूरे जीवन भर ये चलने वाला है। और मेरी गारंटी है कि जितनी भी चीजें यहाँ बताई जा रही हैं वो आपको भूलना क्या, आप कभी उसके प्रति अपना कॉन्फिडेंस लो करेंगे ही नहीं। एकदम कॉन्फिडेंस से बोलेंगे नहीं मुझे टेंस आता है, मैं उसके एक एक पॉइंट पे एक एक टॉपिक पे जाके मैं इंटरेक्शन कर सकता हूँ, मुझसे कोई पूछ सकता है, मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। तो अब आप अगली वीडियो में क्या देखेंगे, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, कैसे अनुवाद किया जाता है, अनुवाद के नियम जो कि हम सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।